Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So as you know that हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इस ऑनलाइन कोर्स में हम लोग कंप्लीट CSIR नेट का प्रिपरेशन करेंगे, बट उससे पहले सबसे पहले हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स कवर करेंगे विद डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग को अगर CSIR नेट का, गेट का, जेस्ट का कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते जाओ, तो उससे बहुत कुछ आपको मिलेगा, गेन होंगे। तो इसी ऑर्डर में हम लोग लेक्चर नंबर 37 आज डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर होगा स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट 7। चलिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और आप लोग चाहो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैं आपको लाइव इंटरेक्शन करूंगा, आपके डाउट्स लाइव सॉल्व करूंगा, और आप चाहो तो मुझसे लाइव इंटरेक्शन, लाइव कंप्लीट कोर्स ले सकते हो CSIR नेट का अनअकैडमी प्लस पर, तो वहां भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन पढ़ा था। ठीक है, अब आज उसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज हम करेंगे, वो क्वेश्चन जो है वो IIT JAM का एक क्वेश्चन है, तो हम लोग वो डिस्कस करते हैं फटाफट से। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ टुडे। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि देखो, आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक रोड दिया हुआ है, लाइक ये रोड है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है 3.6 मीटर। समझना क्वेश्चन को। ठीक है, सो ये जो लेंथ आपको गिवन है, ये लेंथ इन एस फ्रेम, लेंथ इन एस रेफरेंस फ्रेम। एस मैंने आपको समझाया था क्या होता है। एस रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है जो रेस्ट फ्रेम होता है। देखो, हम लोगों की थ्योरी क्या बोलती है कि एक हमारे पास एस फ्रेम है जो रेस्ट पर है, और एक दूसरा फ्रेम है एस डैश जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आपको एस फ्रेम में दिया हुआ है लेंथ, और मैंने आपको कहा था अगर कोई रोड अवेलेबल होता है, ऑब्वियसली बात है, तो ये अगर सी फ्रेम में हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। सी फ्रेम का मतलब होता है जो मूविंग फ्रेम है उसी को सी फ्रेम बोलते हैं, मतलब एस डैश फ्रेम को हम लोग सी फ्रेम बोलते हैं। यहाँ आप मैं लिख दे रहा, एस डैश फ्रेम को हम लोग सी फ्रेम बोलते हैं और एस फ्रेम को हम लोग एल फ्रेम बोलते हैं। तो जो प्रॉपर घटना, जो इवेंट जहाँ पे होता है वो सी फ्रेम कहलाता है, और वहां पर उस इवेंट का टाइम या फिर जो लेंथ है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो प्रॉपर लेंथ होती है। बट जब उसे लेबोरेटरी फ्रेम से, मतलब कि यहाँ पे एस फ्रेम से हम लोग उसको मेजरमेंट लेते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देती है लेंथ, और टाइम जो है वो डाइल्यूट दिखाई देता है। सो वी कैन से दैट this length which is given length in S frame, so you can say that this is the contracted length. ठीक है, the actual length we can find out by finding the velocity of the particle. ठीक है, so here the length having the length 3.6 meter, having the road length, and we have the observer here in S frame, or you can say that laboratory frame. So here is the S frame. So now another frame moving in a minus x direction with velocity 0.8 c, which is measured from S frame, which is measured from the L frame, you can say that. And the road, this road is moving towards x direction with velocity 0.4 c, this velocity measured from the rest frame. सो नाउ दीज आर द पैरामीटर्स। आपको समझ में आ गया होगा, वापस समझ लीजिए। एक रोड है जिसका लेंथ आपको गिवन है एस फ्रेम के अंदर, मतलब ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ आपको गिवन है। ठीक है, आपको एक्चुअल लेंथ पता नहीं है। ओके, और एक ये दिया हुआ है आपको पार्टिकल, एक फ्रेम आपको गिवन है, ये आपका फ्रेम है, मूविंग फ्रेम, जो माइनस एक्स डायरेक्शन में 0.8 सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, और जो आपका रोड है वो 0.4 सी वेलोसिटी से प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? सो हियर वी हैव थ्री क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, फाइंड relative velocity of the road
of the road in the rest frame of the particle of the particle. Now अब आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन है पहला आपके पास में. सो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रोड इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल. मतलब कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल का रेस्ट फ्रेम यहाँ पर है. इसका मतलब ये है कि आपको ऑब्जर्वर को यहाँ पे खड़ा करना है या फिर ऑब्जर्वर को पार्टिकल के रेस्ट फ्रेम में निकालना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई मूविंग फ्रेम अगर अवेलेबल है, मूविंग फ्रेम में अगर पार्टिकल बैठा हुआ है तो पार्टिकल के लिए तो वो तो रेस्ट फ्रेम है. जैसे आप लोग कार में बैठे हुए हो तो आपके लिए तो जो कार है वो रुकी हुई है, कार चल थोड़ी रही है. सो यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल. मतलब अगर ये पार्टिकल मतलब रोड, पार्टिकल मतलब रोड, सो दिस इज द पार्टिकल, दिस इज द रोड. इसका रेस्ट फ्रेम मतलब कि आप पार्टिकल के ऊपर बैठे हुए हो तो आपको इसके रेस्पेक्ट में निकालना है. इसका मतलब आपको u वेलोसिटी निकालना है विद रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम. मतलब जो पार्टिकल की रेस्ट फ्रेम है, मतलब अपनी तो मूविंग फ्रेम हुई ना, तो उस मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है. तो वो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, ux डैश आई कैप प्लस uy डैश जे कैप प्लस uz डैश के कैप. सो हमारे पास फॉर्मूले हैं. अगर हमें वेलोसिटी निकालना है x डायरेक्शन में तो उसका फॉर्मूला क्या है, ux माइनस वी अपॉन 1 माइनस ux v upon c square. If your frame is moving in x direction then you have to use these formulas. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है, मैंने लिखवाए भी थे आपको. ठीक है, और यहाँ पे आप देखो आपका फ्रेम ये वाला है ना. ठीक है, ये आपका फ्रेम है और ये मूव कर रहा है, ये x में ही मूव कर रहा है, y और z में मूव कर नहीं रहा. इसलिए अगर वो x में मूव कर रहा है तो ये वाले फॉर्मूले आपको यूज लेने पड़ेंगे. ठीक है, सो दीज आर द फॉर्मूलाज. अब आपको इन फॉर्मूला में पता है कि अगर आपका फ्रेम जो है x में मूव कर रहा है दैट मीन्स ux इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू s फ्रेम. तो s फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है आपको गिवन है 0.4 c. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मतलब रोड. ठीक है, वो प्लस x में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. v इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग फ्रेम. आपको मूविंग फ्रेम माइनस x में जा रहा है तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा माइनस का 0.8 c. ठीक है, आपका पार्टिकल y में तो जा नहीं रहा, ना ही आपका पार्टिकल z में जा रहा है, तो ux uy z 0 जाएंगे. So just put these values to these formulas and you will simply get ux dash is equal to 0.4 c and minus 0.8 c upon 1 minus ux that is 0.4 c and minus 0.8 c upon c square. And simply solve this calculation and you can find out 10 upon c 10 upon 11 c. so आप इसको सॉल्व कर लेना. और इसके बाद में जब आप लोग ui डैश निकालेंगे तो वो 0 जाएगा बिकॉज हमारे पास ui का वैल्यू 0 है. जब आप लोग uz डैश निकालेंगे तो वो 0 जाएगा बिकॉज ये है. तो सिंपली जो है आपका जो u है वो डिपेंड करेगा केवल x डायरेक्शन पे. You can simply say that u vector is just simply equal to the 10 upon 11c like this. तो ये हो जाएगा उसका वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम. इसका मतलब अगर आपका ऑब्जर्वर ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो जो है मूविंग फ्रेम से ऑब्जर्वर, या फिर आप इसको यहाँ पे देख लो पार्टिकल रेस्ट यहाँ पर होगा, तो वो इसको देखेगा लाइक इतनी वेलोसिटी से आपका जो आपका जो रोड है वो मूव कर रहा है. ठीक है, नाउ यहाँ पर ऑब्जर्वर आपका बैठा हुआ था मूविंग फ्रेम में. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग बात करते हैं. हम नीचे आ जाओ फटाफट से. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है आपका इसी का. ठीक है, द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल, द टाइम टेकन
for the particle to cross the road in the S to cross the road in the S reference frame as reference frame and in the reference frame of the road and in the reference frame of the road। अब समझना, ये चीज भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका सॉल्यूशन। आपको टाइम निकालना है, टाइम टेकन ऑफ द पार्टिकल टू क्रॉस द रोड इन द एस फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप ऊपर आ जाओ, ये आपका पार्टिकल है, ये आपका पार्टिकल है, मतलब मूविंग फ्रेम मान सकते हो आप इसको, जब आपने इसको ऑब्जर्वर को लगाया था। और ये आपका रोड है, ये आपका रोड है। ठीक है, आपका पार्टिकल रोड को कितने टाइम में क्रॉस करेगा, ये आपको देखना है एस फ्रेम से। यही बोल रहा है ना क्वेश्चन कि ये देखो आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है एस फ्रेम। तो ये आपका रोड मूव कर रहा है, आपका पार्टिकल रोड को कितने टाइम में मूव करेगा, ये आपको चेक करना है रेस्ट फ्रेम से, मतलब एस फ्रेम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, we have simply formula that is time is equal to distance upon speed। अब आप ये बताइए कि अगर मैं रेस्ट फ्रेम से देखूंगा तो उस रोड की डिस्टेंस कितना है। ये तो आपको गिवन है, रेस्ट फ्रेम से उसकी आपको गिवन है 3.6 मीटर आपको दिया हुआ है। और स्पीड यहाँ से आप देखोगे तो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, और पहली बात तो इसकी स्पीड छोड़ो। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि एस फ्रेम से इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, जो आपको चेक करना है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये इसको क्रॉस करेगा तो क्रॉस करने के लिए रिलेटिव स्पीड ही काम में आएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी स्पीड आपको पता होनी चाहिए। मतलब ये कितना रेस्ट में आपको क्रॉस करेगा, तो वो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 10/11c। ठीक है ना। सो यहाँ पे जो 3.6 में लिखा है, ये क्या है, लेंथ ऑफ द रोड इन एस फ्रेम। ये हमारे पास लेंथ ऑफ द रोड इन एस फ्रेम। ठीक है, और ये क्या है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब कि ये पार्टिकल इस रोड को इतनी स्पीड से आता हुआ देख रहा है, या फिर ये जो रोड है इस पार्टिकल को इतनी स्पीड से अपनी ओर आते हुए देख रही है, लाइक रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो आप चाहे ऑब्जर्वर को यहाँ पे खड़ा कर दो, चाहे ऑब्जर्वर को यहाँ खड़ा कर दो, रोड पे खड़ा कर दो कि पार्टिकल पे खड़ा कर दो, एक ही बात है। सो इट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोड एंड पार्टिकल, बिटवीन रोड एंड पार्टिकल। हाँ, तो अब इसको आप सोल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, इन द फ्रेम ऑफ द रोड। अब की बार है ना, ये आपका रोड है, इसमें पार्टिकल खड़ा है और ये मूव कर ही रहा है, ये आपका पार्टिकल। अब आपको ये चेक करना है, ये जो ऑब्जर्वर है ये कितना टाइम मेजरमेंट लेगा। तो आपको पता है ये इसका 3.6 तो वेलोसिटी है। ठीक है, और ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये आपको कॉन्ट्रैक्टेड दिया हुआ है। बट अगर ऑब्जर्वर रोड के अंदर है तो ये तो रोड की लेंथ को एक्चुअल मेजरमेंट लेगा, कॉन्ट्रैक्टेड तो लेगा नहीं। ठीक है, तो हमको एक्चुअल लेंथ निकालनी पड़ेगी, है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ अंडर रूट 1 - v² वी हैव दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको इसका एक्चुअल लेंथ अगर आपको निकालना है, प्रॉपर लेंथ आपको निकालना है, सो प्रॉपर लेंथ इज जस्ट इक्वल टू द कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ अपॉन √1 आपका जो भी आपका रोड है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, वो स्पीड आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है, v² अपॉन c²।
आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आएगा 3.97 मीटर। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन स्पीड आपको लानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करवा भी दूंगा तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशंस आपको खुद को करनी है। मैं यहाँ पे समझाऊंगा, कैलकुलेशंस करना बचपन में सिखाते हैं और वो प्रैक्टिस से ही आता है, चाहे कितना ही सीख लो प्रैक्टिस से ही आएगा वो। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वर है ये इस रॉड की लेंथ को कितना मेजरमेंट लेगा, 3.97। और अगर आप लोग रेस्ट फ्रेम से मेजरमेंट लोगे तो वो कॉन्ट्रैक्टेड होगा, और कॉन्ट्रैक्टेड कितना है, 3.6 जो आपको गिवन है। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद में अब हमारे पास लेंथ आ गई। अगर हम लोग ऑब्जर्वर को रोड के ऊपर बिठा देते हैं तो नाउ आपको तो टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम अगर आपको निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.97 अपॉन स्पीड, तो उसका वही रिलेटिव स्पीड ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसको क्रॉस करना है और इसे क्रॉस करना है तो रिलेटिव स्पीड ही आएगा हर जगह, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, नाउ अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोलता है वो समझना। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसी प्रॉब्लम के 2 क्वेश्चन होगा हमारे पास। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये और समझ लो, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थर्ड, टाइम टेकन बाय द रोड, टाइम taken by the road to cross the particle, to cross the particle in the rest frame of the particle, in the rest frame of the particle, मतलब कि अब की बार ऑब्जर्वर जो है, ये आपका रोड है, ये मूव कर रहा है, ये आपका पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है। अब की बार ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है कि अगर आपका रोड जो है उसको क्रॉस करता है पार्टिकल को, तो वो किस स्पीड से उसको क्रॉस करेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है तो अब की बार देखना, ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है। ठीक है, इसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो कितनी आपने मेजरमेंट ली है, 3.97, इतना अपन ने मेजरमेंट लिया है। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो ऑब्जर्वर है इस स्पीड को कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्टेड तो फील करवाएगा, है ना। अब वो कॉन्ट्रैक्टेड करवाएगा कि कुछ और करवाएगा, बट आपको इसके रेस्पेक्ट में इसका लेंथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर की बार यहाँ पर है और ये फ्रेम मूविंग फ्रेम है, ये मूविंग फ्रेम है, ये तो रेस्ट फ्रेम था, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेंथ को हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टेड मान लिया। अब की बार इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आपको इसका लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, लेंथ, पहले बात तो टाइम निकाल लो, पहले तो आप टाइम का फॉर्मूला जो अपन जानते हैं, टाइम बराबर लेंथ ऑफ द रोड, लेंथ ऑफ द रोड विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल, जो पार्टिकल पे ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है, अपॉन रिलेटिव स्पीड, स्पीड तो रिलेटिव ही आएगी, बिकॉज क्रॉस चाहे आप इसको इससे क्रॉस कराओ, इसको इससे क्रॉस कराओ, रिलेटिव स्पीड ही आएगी जो हमेशा चलती। फंडा है लेंथ का, अब लेंथ यहाँ पे आपको निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है इसका एक्चुअल लेंथ आपको लिखना पड़ेगा √1 - v² अपॉन c²। अब इसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है, ये खुद मूविंग फ्रेम है तो मुझे इसका स्पीड लिखना पड़ेगा, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा हमारे पास, 10/11c, रिलेटिव स्पीड आपको निकालना पड़ेगा, और अपॉन c²। ठीक है, अपॉन यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ठीक है, सो बस आपको यही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको उसको सोल्व करना है। अब मजे की बात देखना, अगर हम एक्चुअल लेंथ को रेस्ट फ्रेम से मेजरमेंट लेते हैं तब तो वो कॉन्ट्रैक्टेड आती है, बट एक्चुअल लेंथ को अगर हम मूविंग फ्रेम से, किसी अनदर मूविंग फ्रेम से मेजरमेंट लेते हैं तो वो कुछ ज़्यादा भी मेजरमेंट होती है। सॉल्यूशन इसका इस तरह से हो जाएगा, तो इट इज़ लाइक दिस,
तो ये आप सोल्व कर लेना जो भी आपका है। तो ये इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो ये आपको सीखना था कि हमें किसके रिस्पेक्ट में कब क्या निकालना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है ना। तो आपको किसके रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, उस अकॉर्डिंग आपको लेंथ को कॉन्ट्रैक्टेड और डाइल्यूट मतलब वो सब करना पड़ेगा। तो लेंथ, कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन के सवाल इस तरह से होते हैं ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे भी बहुत अच्छा सवाल आता है, एनर्जी, मोमेंटम, मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इजी भी है। बाकी आपको इतना समझना नहीं है, केवल फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। वहाँ तो आपको समझना था कि किसके रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, बट यहाँ पे आपको ये समझना है कि फॉर्मूले क्या है। सो लेट मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास का मतलब ये है, जो मास आप मेजरमेंट लेते हो वो मास अलग होता है, और जो उसका एक्चुअल मास है जो रेस्ट में होता है वो अलग होता है। लाइक फोटोन अगर होता है तो फोटोन के पास रेस्ट मास 0 होता है, बट अगर उसका मूविंग मास देखें तो कुछ अलग होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के मासेस अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है या फिर ये कोई मास है, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल मास है वो एम नोड है, इसे हम रेस्ट मास बोलते हैं। अगर ये पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसका जो एक्चुअल मास है वो रेस्ट मास कहलाता है, ठीक है। जैसे फोटोन है, फोटोन अगर रुका हुआ रहेगा तो उसका मास 0 होगा। बट अगर ये जो आपका ऑब्जर्वर है या पार्टिकल है, अगर ये मूव करना स्टार्ट कर दे विद वी वेलोसिटी, तो इसका जो मास, और ये वी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली क्या हो, लाइट वेलोसिटी के अप्रोक्स हो, तो यहाँ पर जो मास होगा वो m कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो मास है ये आपका ऑब्जर्व्ड मास कहलाएगा। एक्चुअल मास तो m नोड है, और अब ऑब्जर्व्ड मास जो है उसका, जो आप लोग स्टेबल फ्रेम से देख रहे हो, तो वो जो मास है वो कहलाएगा इफेक्टिव मास, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मास बोलते हैं, ठीक है। सो हियर वी कैन से दैट इफ ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल, if observer and particle move with relative speed, moves with relative speed v, then effective mass, then or you can say that moving mass, effective mass बोल सकते हो या फिर moving mass बोल सकते हो by observer is like m is equal to m naught upon under root 1 minus v square upon c square. You can say that gamma m naught, और ये बात आपको पता है कि गामा ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। अगर गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है देन यू कैन से दैट इफेक्टिव मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेस्ट मास। जो उसका एक्चुअल मास है उसके कंपेयर में जो इफेक्टिव मास है ऑलवेज ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मास एनर्जी लगाते हैं हम लोग तो आइंस्टाइन ये बात बोलते हैं कि एक होता है मास एनर्जी रिलेशन, मतलब अगर आपको मास पता है तो आप एनर्जी आराम से निकाल सकते हो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए। जस्ट मल्टीप्लाई कर दो सी स्क्वायर से, बिकॉज सी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो मास को हम लोग एनर्जी से और एनर्जी को मास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन से दैट द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, यू कैन से दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लाइक E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, mc square is just equal to the, if we put the value of m, that is the effective mass की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, mc square upon अंडर रूट 1 minus v square upon c square. So this m is represent effective mass, effective mass, you can easily write that. Now if we wish to calculate the momentum of the moving particle,
then simply write the momentum of moving particle. So momentum is written as like this, p is just equal to m multiply with the velocity. ठीक है, अब ये v भी अप्रोक्सीमेटली c के बराबर है। तो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा mv, और उसका जो मास है वो भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इफेक्टिव मास हो जाएगा लाइक दिस। तो ये भी उसकी क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। चलिए, सो इट इज रिटन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो इफ आई विश टू do this operation like 1 square minus c square and 2 square, so simply write the e square माइनस सी स्क्वायर एंड सेकेंड का स्क्वायर करेंगे मतलब पी स्क्वायर आप करोगे। तो ऊपर लिखा हुआ है मैंने एम नोट स्क्वायर सी फोर अपॉन सिंपली 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, देन माइनस सी स्क्वायर एंड वी का स्क्वायर आपको करना है यहाँ पे। तो एम नोट स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे एलसीएम आ रहा है कुछ, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। सो सबसे पहले आप लोग एम नोट स्क्वायर सी फोर को बाहर ले लो, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 1 माइनस इधर बच जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, नीचे भी बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो इट जस्ट इक्वल टू द एम नोट स्क्वायर सी फोर। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ पे हम जब इसको शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली एनर्जी मोमेंटम रिलेशन इन रिलेटिविस्टिक, है ना। इसे सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। रिलेटिविटी में ये रिलेशन बहुत काम आता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा एनर्जी मोमेंटम में। जनरली जब पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक होता है, जब पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होता है, तो नॉन रिलेटिविस्टिक में हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, बराबर सिंपली लिखते हैं हम लोग पी स्क्वायर अपॉन 2m, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी। Just kinetic energy depends on the velocity, or you can say that kinetic energy depends on the momentum. So we can simply write that total energy also depends on the momentum like this. Okay? So this is the formula for non-relativistic energy momentum relation. But when we talk about the relativistic relation, then we have to write this equation. So this equation is very 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 important for relativity. ठीक है। नाउ अब इसके कुछ हम लोग आगे फिनोमेना पढ़ते हैं। सो इफ पार्टिकल रेस्ट मास इज इक्वल, लाइक फोटोन की अगर हम बात करें, सो इफ पार्टिकल रेस्ट मास इज इक्वल टू 0, दैट इज रेस्ट मास मतलब कि एम नॉट इज इक्वल टू 0, देन ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल किसका है, ये फोटोन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यू कैन सिंपली राइट हियर ई इज इक्वल टू पी सी। फोटोन के लिए ये वाली बात पड़ती है, ठीक है। मतलब ऐसा पार्टिकल जिसके लिए रेस्ट मास 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं नॉर्मली ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पी की पावर एस होता है। तो s का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक। ये सब रफ वर्क है आपका, बिकॉज मैं आपको साइड में समझा रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, बस समझना है। नोट्स के अंदर अगर आपको लिखना हो तो आप वो जो ऊपर ब्लैंक स्पेस होता है ना पेज के ऊपर, वहाँ लिख सकते हो आप इस चीज़ को, बाकी ये नॉन रिलेटिविस्टिक में है। और s इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है फॉर रिलेटिविस्टिक, तो आप लोग लिख सकते हो। या फिर इसको आप बोल दो, जो मासिव पार्टिकल्स हैं उनके लिए ये वाला रिलेशन होता है, और जो मासिव पार्टिकल्स नहीं है उनके लिए ये वाला रिलेशन होता है। चलिए आप इधर आ जाओ मेन नोट्स में। सो अगर हम बात करें, मान लीजिए फोटोन की बात करें, और हम लोग फोटोन पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को पता है बखूबी फोटोन जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, बिकॉज फोटोन लाइट का क्वांटा होता है।
तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सो वी नो दैट वी कैन सिंपली राइट दैट E इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर, वी कैन सिंपली राइट हियर, और P इज इक्वल टू होता है mv। ठीक है, तो हमारे पास ये दो रिलेशन तो आपको पता ही है वैसे नॉर्मली जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इस रिलेशन में, सो E इज इक्वल टू सिंपली mc स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू P इज इक्वल टू mv मल्टीप्लाई विद द c, m से m कैंसल, c से c कैंसल, so here v is equal to c. So this equation shows that the velocity of the photon is just equal to the light velocity. So here we can say that photon is a quanta of light. ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप लोग यहाँ पे एक लाइन लिख लो, 10 a particle, 10 a particle of zero rest mass of zero rest mass travel with the speed of light. Travels with the speed of light. Okay, now the next thing जो आपको समझनी है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल, तो इसी को काम में लेके हम लोग एक बात और बोल सकते हैं, रेस्ट मास वो क्या हो जाएगी वो समझना। सो ER रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, हियर वी कैन राइट रेस्ट मास एंड अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है, अगर वो स्टेबल स्टेट में है, रेस्ट पर है, तो उसका रिलेटिविस्टिक एनर्जी क्या है, इतना हो सकता है। लाइक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, सो इलेक्ट्रॉन कैन मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। सो इफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल और इज इलेक्ट्रॉन इज इन रेस्ट, देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन which is in rest state like m naught c square. So here we can write that rest mass energy is written as ER is equal to m naught c square. That is, this energy shows that the particle which can move from speed of light. देखो हम लोग अगर हमारी बात करें तो हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, हम बिखर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात, इतना तेज मूव करेंगे तो हम लोगों के लिए फॉर्मूला काम नहीं करेगा। बट वो पार्टिकल जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं उनका इस तरह से हो जाएगा एनर्जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी आपके लिए, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी T प्लस रेस्ट मास एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, सो इसको भी आप लोग लर्न कर लेना, E T प्लस m नॉट c स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना, इसको आप लोग को लर्न करना है, बिकॉज नॉर्मली अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक की बात करते हैं, यहाँ पे रफ में आ जाओ, वापस से आप लोग रफ में आ जाओ। सो अगर हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक की बात करते हैं तो नॉन रिलेटिविस्टिक में नॉर्मली टोटल एनर्जी इज जस्ट इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिलेटिविस्टिक में क्या होता है, टोटल एनर्जी इज जस्ट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन हम लोगों ने ऊपर डिफाइन कर दिया, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिफाइन कर दिया, तो इसलिए आप लोग को इस तरीके से काम में लेना है, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल is equal to rest mass energy, is equal to rest mass energy, then find the velocity of the particle.
देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया जाए, दैट मीन्स आपको गिवन क्या है, T इज जस्ट इक्वल टू m0c²। सो यही फॉर्मूला आपको यूज लेना है। सो हम लोग को पता ही है ये फॉर्मूले में E बराबर क्या हो जाएगा, m0c² पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m0c²। बराबर हम लोग जानते हैं E बराबर क्या होता है, mc² होता है, या फिर आप बोल सकते हो m0 अपॉन अंडर 1 माइनस v² अपॉन c²। तो m0 से m0 कैंसिल, c से c कैंसिल। आपको v का फॉर्मूला निकालना है तो हमारे पास स्क्वायर कर दो आप लोग, तो 4 जस्ट इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c², और यू कैन से दैट 4 माइनस is equal to 1, or you can say that 4v² is equal to 3, or v is equal to under root 3 upon 2c. So this is the velocity of the particle. ठीक है, तो इस तरीके से ये वेलोसिटी आपका आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसी के ऊपर बेस्ट। देखो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें ज़्यादा समझने का नहीं है, इसमें केवल फॉर्मूलाज यूज करना है और आपको ये काम करना है। वहाँ तो चलो वेलोसिटी निकालना था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन निकालना था, तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना था। अब यहाँ पे समझना ही नहीं है कुछ, यहाँ सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, तो ये इजी पड़ता है, कहने का मतलब ये है। सो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अ पार्टिकल हैज रेस्ट मास, अ पार्टिकल हैज रेस्ट मास m node and momentum m node c, the total energy of the, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है उसका टोटल एनर्जी और आपको निकालना है उसका वेलोसिटी। ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ओके चलिए, तो आपको दिया हुआ है रेस्ट मास दिया हुआ है, आपको मोमेंटम दिया हुआ है, लाइक ठीक है। तो आपको रेस्ट मास m0 दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है, उसने p इज इक्वल टू दिया हुआ है। रेस्ट मास तो हम लोग नॉर्मली m0 ही मानते हैं, बस आपको मोमेंटम आपको लिखना है, इतना दिया हुआ है। एनर्जी पूछा हुआ है आपसे, तो सिंपली एनर्जी मोमेंटम रिलेशन आप लोग यूज में लो, E² बराबर p² c² प्लस रेस्ट मास का स्क्वायर c4। अब मोमेंटम आपको कितना गिवन है, ये मोमेंटम आपको गिवन है और c² तो ऑलरेडी है, तो प्लस, तो सिंपली इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m0² c4। तो यहाँ से एनर्जी निकल जाएगा आराम से। एनर्जी अंडरूट ले लो इसका, तो अंडरूट, ओके दिस इज द एनर्जी। चले आपसे वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो E बराबर mc² होता है, तो mc² इज जस्ट इक्वल टू √2, और m का वैल्यू क्या रखेंगे, m0 अपॉन √, एंड c² जस्ट इक्वल टू √2, और m0 c² से m0 c² कैंसिल। वेलोसिटी निकालना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो 1 माइनस v² अपॉन c² इज इक्वल टू ट्वाइस। तो यहाँ से आप लोग सिंपली वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेना, जैसा अपन ने पहले किया था। तो इसको यूज़ करोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा आपका v इज इक्वल टू c अपॉन √2। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इन रिलेशन के ऊपर बेस्ट। A neutron pion, a neutral pion, sorry, a neutral pion। न्यूट्रल पायोन का मतलब होता है पाई नोड, क्योंकि पायोन के 3 कैटेगरी है, पाई नोड, पाई प्लस एंड पाई माइनस। तो न्यूट्रल पाई नोड का मतलब होता है जिसमें चार्जेस जीरो होते हैं, दैट मीन्स यू कैन से दैट पाई नोड, ठीक है। देखो पायोन ऑफ रेस्ट मास m नोड ऑफ
rest mass m node and relativistic momentum 3/4 m naught c. Decay into 2 photons. Decay into 2 photons. One photon is emitted. One photon is emitted in the same direction as the pion. And other is in opposite direction, and other is in opposite direction. ठीक है. Find the energy of each photon. Find the energy of each photon. अब देखना प्रॉब्लम क्या है आपके पास में. प्रॉब्लम कुछ ऐसा है लाइक कि मान लीजिए ये हमारे पास एक एम नोड मास का न्यूट्रल पायोन है. ये पायोन है एम नोड मास का. ये रिलेटिविस्टिक है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत छोटा पार्टिकल है, सो इट इज रिलेटिविस्टिक पार्टिकल. और इसका जो मोमेंटम है वो गिवन है आपको 3/4 m नॉट सी स्क्वायर. अब ये जब डीके होता है तो डीके होने के बाद में ये 2 फोटोन में डीके होता है. पहला फोटोन तो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिसमें आपका पायोन था, और इस फोटोन की एनर्जी मान लो E1 है. दूसरा फोटोन जो है ऑपोजिटली मूव कर रहा है पायोन की डायरेक्शन के, और इसका जो एनर्जी है वो E2 हम लोग ले लेते हैं सपोज. ठीक है, चलिए अब ये दो चीज़ें समझने के बाद में मुझे पहले निकालना पड़ेगा इस पायोन का एनर्जी, इनिशियल एनर्जी. देखो ये तो उसकी इनिशियल स्टेज है, तो यहाँ पर तो उसकी एनर्जी EI कहलाएगी, और ये फोटोन की फाइनल स्टेट है जिस स्टेट में वो 2 फोटोन में स्प्लिट हो चुका है. मतलब जो आपका पायोन की फाइनल स्टेट है उसमें 2 में स्प्लिट हो गया हो. तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसकी इनिशियल एनर्जी. सो आपको मोमेंटम दिया हुआ है 3/4 एंड एम नॉट सी. रेस्ट मास आपको पता ही है, तो आप लोग इनिशियल एनर्जी निकाल सकते हो p² c² प्लस, तो यहाँ पे pi की वैल्यू पुट कर दो और एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करो, तो आपका जब आंसर आएगा ना तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 5/4 m नॉट सी स्क्वायर. कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना. ठीक है, सो आपके पास में अब यहाँ पर आपको एनर्जी सपोज हमें, आपको पता ही है 2 रूल ऑलवेज वैलिड होते हैं. सो पहला जो रूल है वो है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन. दैट मीन्स इनिशियल एनर्जी इज जस्ट इक्वल टू द फाइनल एनर्जी. ये वाला रूल ऑलवेज फॉलो होता है. दैट मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स 5/4 m नॉट सी स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू E1 प्लस E2. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. ओके, नाउ फ्रॉम द, अब ऑब्वियसली बात है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ भी हर जगह वैलिड होता है. सो फ्रॉम द मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, अब आपका मोमेंटम x में ही है अवेलेबल, चाहे इनिशियल मोमेंटम हो या फिर फाइनल मोमेंटम हो, सारा मोमेंटम x में ही है. सो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इन x डायरेक्शन लिख लो, तो वरना कोई बात नहीं, बिकॉज मोमेंटम आपका x में ही है, तो इतना कोई आपको जरूरत नहीं लिखने की. ठीक है,
सो हम ये बात जानते हैं कि ये फोटोन है, ऑब्वियस सी बात है। तो फोटोन मोमेंटम क्या होता है? फोटोन के लिए एनर्जी बराबर क्या होता है? P1C1 और E2 बराबर क्या होता है? P2C2, जो भी है। तो C1 C2 की जरूरत नहीं है बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट ही रहती है। सो इनिशियली तो मोमेंटम कितना है हमारे पास? 3/5, 3/4 और m0c। और फाइनली जो मोमेंटम अगर हम देखेंगे तो वो पहले वाले फोटोन का कितना है हमारे पास? E1/c, बिकॉज वो x में मूव कर रहा है। दूसरा फोटोन जो है वो -x में मूव कर रहा है, इसलिए माइनस में लिखना पड़ेगा। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसके डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करो तो यहाँ से आपको निकल जाएगा E1 माइनस का E2 इज जस्ट इक्वल टू द 3/4 और m0c²। सो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो इक्वेशन नंबर 1 ये वाली और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में E1 प्लस E2 है, इक्वेशन नंबर 2 में E1 माइनस E2 है। तो कुछ नहीं करना, दोनों को एक बार सम करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना है, तो आराम से आपका निकल जाएगा। सो मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज जस्ट इक्वल टू, आप लोग सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा E1 इज इक्वल टू m0c² एंड E2 इज इक्वल टू 1/4 m0c²। तो ये आपको सोल्व करने के बाद में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाले तो और भी इजी आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 a particle of rest mass m0 moving with a speed of of collide with another particle of rest mass of 5/9 m0 which is at rest। अब ये रेस्ट पर है, विच इज एट रेस्ट। दूसरा वाला पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका रेस्ट मास कुछ अलग है, और ये वाला दूसरा वाला पार्टिकल ये रेस्ट पर है, इसका रेस्ट मास है। बोथ मासेस स्टिक टू ईच अदर, मतलब चिपक जाते हैं। बोथ मासेस स्टिक मतलब चिपकना, स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन। ये तो इन्फॉर्मेशन है, अभी इन्फॉर्मेशन को मैं समझा दूं क्या है ये। मतलब ये पार्टिकल है पहला वाला, इसका रेस्ट मास कितना है हमारे पास? m0 है, ये मूव कर रहा है, इसकी स्पीड आपको गिवन है 0.8 c। ठीक है, ये दूसरा वाला पार्टिकल है, यहाँ पे रखा हुआ है, इसका रेस्ट मास आपको गिवन है, कितना है? 5/9 m0। ये पहला वाला पार्टिकल इस रेस्ट पर रखे पार्टिकल से टकराएगा, और टकराने के बाद में अब फाइनल फिनोमेना ये हो जाएगा, टकराने के बाद में दोनों चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद में क्या हो जाएगा? एक कंप्लीट बॉडी बनेगी, और इस बॉडी को आप मूव करवा देना v वेलोसिटी से। आफ्टर कोलिजन एक नई बॉडी बनेगी, और ये जो बॉडी होगी ये मूविंग बॉडी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मूविंग जो मास है वो m मान लेते हैं। तो कोलिजन के बाद में ये इस तरह का फिनोमेना बन रहा है। चलिए अब क्वेश्चंस क्या है वो समझते हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन थी, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास, फाइंड वेलोसिटी ऑफ combined mass after collision। तो ये इसका कंबाइंड मास हम लोग चेक करेंगे क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए समझना आप लोग, सो वही एनर्जी कंजर्वेशन आपको लगाना पड़ेगा। सो कोलिजन से पहले इनिशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा कोलिजन के बाद की कंप्लीट एनर्जी। अब यहाँ पे देखना, कोलिजन से पहले जो एनर्जी थी वो दो पार्टिकल की थी, एक तो इस वाले पार्टिकल की जो मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी mc², और जो पार्टिकल स्टेबल है रेस्ट पर है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी रेस्ट मास एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है उसकी, जो उसका रेस्ट मास है मल्टीप्लाई विद द c²। तो दिस इज द एनर्जी फॉर द मूविंग पार्टिकल और दिस इज द एनर्जी फॉर द स्टेबल पार्टिकल। So the addition of this both energy is the initial energy before the collision of the system. Now the final energy is what? तो final energy हो जाएगी जो combined mass है वो move कर रहा है तो उसका moving mass multiply with the c², ठीक है। So यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। तो जो m0 है वो तो m0 है ही सही, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन √1 माइनस उसका वेलोसिटी कितना है फर्स्ट वाले पार्टिकल का इतना वेलोसिटी है। इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा 5/3 m0, ठीक है। सो E1 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 5/3 m0 c², और यहाँ पर तो है ही सही 5/9 is equal to mc²। okay, so now this is the equation number first। okay, now अब मोमेंटम आपको निकालना है कंजर्वेशन। सो फ्रॉम द मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन ये क्या हो जाएगा, देखो वही आपका सब एक्स में मूव कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिफोर द कोलिजन मोमेंटम इज जस्ट इक्वल टू द आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम। अब एक्स में मूव कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहला वाला पार्टिकल मूविंग है इसलिए मोमेंटम आ जाएगा उसका, दूसरा वाला पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम आएगा नहीं। आफ्टर कोलिजन बॉडी आपकी मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम आ जाएगा। बस इसको हल कर लो, सॉल्व कर लो। सो m 0.8 c जस्ट इक्वल टू द mv। अब इसका मूविंग मास तो आपको पता ही है, m की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/3 m0 और 0.8 c is just equal to the m multiply with the equation number 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 दो इक्वेशन है। अब इन दोनों को सोल्व करके हमें v निकालना है। m तो कैंसिल हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से एक को डिवाइड कर देंगे तो आपका m तो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और आपका v निकल जाएगा। सिंपल कैलकुलेट करना है बस, अब तो कैलकुलेशन ही है। सो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5c। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपका, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 भी है हमारे पास। वो ये क्वेश्चन है रेस्ट मास ऑफ द कंबाइंड पार्टिकल, मतलब आपको स्मॉल m निकाल कैपिटल M निकालना है। रेस्ट मास ऑफ कंबाइंड पार्टिकल, वो जो चिपक गए थे ना आफ्टर कोलिजन, तो कैपिटल M तो उसका मूविंग मास है, आपको क्या निकालना है कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होता है उसका रेस्ट मास अपॉन अंडररूट, तो रेस्ट मास आपको निकालना है। तो ये v की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो या 1 में पुट कर दो, जैसी आपकी इच्छा हो वहाँ पुट कर दो, ठीक है। सपोज मैं 1 में पुट करता हूँ। सो मैं
v की वैल्यू को 1 में पुट कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो. So putting the value from the 3 to 1, so you can simply write here 20 upon 9, and m naught c square is just equal to the m naught c square upon under root 1 minus बस सी स्क्वायर कैंसिल कर दो, और ये आपके पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेना, स्क्वायर वगैरह ले लेना, स्क्वायर लेके सॉल्व कर दो. एम नॉट बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 16/9 एम नॉट. तो ये आंसर हो जाएगा इसका. ठीक है, तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मास ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स ऑफ रेस्ट मासेस m1 and m2. The masses move in opposite direction with velocities 12/13c and 5/13c. The value of m1 and m2 ये आपको निकालना है. ऑप्शन नंबर ए है आपका 5/12, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर बी है आपका 25/144. ऑप्शन नंबर सी है आपका 169/144. ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका 167/25. सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब आपको तो केवल m1/m2 का रेशो निकालना है, एनर्जी निकालनी नहीं है. तो ये तो सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाएगा. अब पहला जो इनिशियल मोमेंटम है, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पर था, तो उसका मोमेंटम 0 जाएगा. दूसरा ऑब्जेक्ट जो फाइनल मोमेंटम है वो दो ऑब्जेक्ट में टूट गया, दोनों अपोजिटली मूव कर रहे हैं, तो m1 v1 और इसका मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा m2 v2. सो यू कैन इजीली फाइंड आउट m1 अपॉन m2 इज जस्ट इक्वल टू द v2 अपॉन v1, v2 अपॉन v1. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझना है. देखो वो चीज़ ये है कि आपको ये जो मासेस दिए हुए हैं m1 m2, ये तो रेस्ट मासेस हैं. ठीक है, अब मूविंग मास आपको निकालना, मूविंग मास आपको, ये रेस्ट मासेस है, और जब पार्टिकल ब्रेक होने के बाद टूटता है, तो टूटने के बाद ऑब्वियस सी बात है वो मूव करना स्टार्ट करेगा. दैट मीन्स यहाँ पर मूविंग मास यूज में आएगा 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. यहाँ पे यूज में आएगा अंडररूट 1 माइनस v2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि वो मूविंग मास काम में आएगा यहाँ पे m1 m2 का, बिकॉज पार्टिकल मूव कर रहा है. तो यहाँ पे आपको इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा. दैट मीन्स m1 अपॉन m2 इज जस्ट लाइक इक्वल टू द अंडररूट 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v2 square upon c square. So you can simply find out m1 upon m2 is just equal to the v2 upon v1. v2 मतलब कि 5/13c upon v1 मतलब कि 12/13c अंडररूट 1 minus v1 square. That means v1 square you can easily find out that v1 square मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 144 upon 169 अपॉन और 1 माइनस v2 स्क्वायर 25 अपॉन 169. c से c कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, सो 5 अपॉन 12 अंडररूट 169 माइनस 144. सो 169 माइनस 144, सो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा अपॉन you can simply write 169 minus 25 144. So you can simply write 5 multiply with the 5 upon 12 multiply with the 12, that is 25 upon 144, 25. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था गेट का. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका आया था नेट के अंदर. ठीक है, ये भी
इन्हीं से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 27 एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 27 giga electron volt collides with a proton of energy 620 giga electron volt of energy 620 giga electron volt. The heaviest particle each can be produced in this collision as mass close to light. So options are, हमारे पास ऑप्शंस क्या होंगे इसके? ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका 300 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। डायमेंशन इसकी सेम रहेगी, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। मैं सिंपली नंबर्स लिखता हूँ बस। ऑप्शन नंबर सी रहेगा 850। ऑप्शन नंबर डी रहेगा 1127। ठीक है, देखो अब सिस्टम कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, अब वो प्रोटॉन से कोलाइड करता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और आपको हैवीएस्ट पार्टिकल निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है तो वो तभी निकलेगा जब ये इधर मूव करेगा। तो सपोज आपका इलेक्ट्रॉन 27 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और जो आपका प्रोटॉन है वो 620 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अब आप देखना यहाँ पे total energy of the electron is just equal to the kinetic energy of electron plus rest mass energy of the electron. So we can say that इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बराबर क्या है हमारे पास 27 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी कितना होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये मेगा में है और ये गीगा में है, सो total energy is much greater than rest mass energy, so we can neglect rest mass energy as compared to total energy। और प्रोटॉन के साथ भी यही होगा, प्रोटॉन 620 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और रेस्ट मास कितना होता है उसका 927 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रेस्ट मास एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, टोटल एनर्जी गीगा में है, सो वी कैन नेग्लेक्ट रेस्ट मास एनर्जी एज कंपेयर टू टोटल एनर्जी इन बोथ द केसेस। So easily we can write that kinetic energy is just equal to the total energy. So ये थ्योरी हमें काम में लेनी है यहाँ पे। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ अप्रोक्सीमेशन हम लगाए हुए हैं और अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास सिंपल सी बात ये हो जाएगी कि जब हम लोग एनर्जी मोमेंटम रिलेशन यूज में लेंगे, सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर लाइक दिस। तो यहाँ भी हम लोग इसको नेगलेक्ट मान लेंगे, सो हमारे पास E अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा PC, मोमेंटम वाला रिलेशन ये वाला निकल के आ जाएगा। ठीक है, नाउ इतना काम करने के बाद में अब आपको मैक्सिमम निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, अब अगर एक पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, ये हल्का है क्योंकि 27 का है, एक पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, ये भारी है बिकॉज 620 का है। तो जब ये चिपक जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है आपको, तो हैवीएस्ट जो है वो दोनों का चिपक जाएगा, तो इसका रेस्ट मास m नॉट मान लो। तो ये रिजल्टेंट इधर जाएगा, जिस डायरेक्शन में हेवी वाला मास होगा, जिस डायरेक्शन में 620 वाला होगा, उसी डायरेक्शन में आपका जाएगा पार्टिकल। तो ये 27 वाला है तो ये तो हल्का है, सो ये इज अ रेस्ट मास। ये हमारे पास
दोनों पार्टिकल जब कंबाइंड हो गए तो ये तो उसका रेस्ट मास है, और ये मास जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट इज अ रेस्ट मास सपोज. सो वी कैन सिंपली हियर राइट एनर्जी कंजर्वेशन. तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल. सो कितना हो जाएगा हमारे पास, इनिशियल तो आपको पता ही है कितना है इनिशियल, तो फाइनल कितना है हमारे पास, दोनों जब कंबाइंड हो गए, क्योंकि हैवीएस्ट आपको निकालना है. सो दिस इज द हैवीएस्ट कंडीशन जब दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे. ठीक है. सो 620, एक्चुअली सॉरी भाई, ये 620 दिया हुआ, मैंने मिस्टेक कर दी. ये आपको दिया हुआ है 820, ये 820 दिया हुआ है, ये 820 दिया हुआ है, ये 820 दिया हुआ है. ठीक है. तो जब इसको हम 820 लेके काम करेंगे तभी आपका ऑप्शंस मैच करेंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 847 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये तो हमारे पास इनिशियल एनर्जी आ गई है ना, क्योंकि जो फाइनल के बराबर थी, फ्रॉम द मोमेंटम कंजर्वेशन. सो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, तो यहाँ पर ये भी इजीली हो जाएगा हमारे पास. ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम इज जस्ट इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम. ठीक है. फाइनल मोमेंटम हमारे, इनिशियल मोमेंटम कितना, देखो फाइनल मोमेंटम तो सपोज जो भी है आपका, कुछ भी है, पता नहीं क्या है फाइनल मोमेंटम तो, बट इनिशियल का पता है हमें. मोमेंटम बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन सी. एनर्जी अपॉन सी, क्योंकि हाईएस्ट मोमेंटम तो 820 वाला है, और इसके जस्ट ऑपोजिटली कौन है, लो वाला मोमेंटम है 27 अपॉन सी. और हम लोगों ने ऊपर प्रूफ कर ही दिया कि E बराबर क्या होता है, P अपॉन सी. तो P बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन सी होगा. सो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 ट्वाइस ऑफ 3 अपॉन सी. 7 9, ये 9 है यहाँ पे, तो 793 अपॉन सी हो जाएगा. सो हमारे पास फाइनल एनर्जी आ गई, इनिशियल एनर्जी आ गई, फाइनल भी आ गई, सब कुछ आ गया. अब हम लोग आराम से इसका रेस्ट मास निकाल सकते हैं. जो आपका रेस्ट मास आपका फाइनल मोमेंटम का है वो कितना निकल जाएगा. सो ई स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर. एनर्जी आपको पता ही है, फाइनल एनर्जी कितनी है, 847 है आपकी फाइनल एनर्जी, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. इज जस्ट इक्वल टू मोमेंटम आपने निकाल ही लिया 793 अपॉन सी का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी फोर. तो इसको पूरा सोल्व करना आप. तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं देखूंगा इसका, तो एम नॉट अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 297 अपॉन सी स्क्वायर गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब गीगा इलेक्ट्रॉन पर सी स्क्वायर. सो एम नॉट इज अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 300 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर. एनर्जी की डायमेंशन होती है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मास की होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर. तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा. ठीक है. अब और भी हम लोग आगे नेट के क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे. सो क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो भी नेक्स्ट नेट का क्वेश्चन ही होगा. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है. शो दैट रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल show that rest mass of particle of momentum p and kinetic energy t is okay. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है. तो ऐसे फॉर्मूले बताओ जिसमें काइनेटिक एनर्जी आती है, उससे निकल जाएगा इजीली.
तो हमने पढ़ा हुआ है वो फॉर्मूला, ठीक है। तो E बराबर क्या होता है, T प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, इसी में आती है काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें मोमेंटम भी आता हो, तो वही वाला फॉर्मूला ये वाला है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, बस खत्म काम। बस यही एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग सोल्व कर लो, स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर ट्वाइस ऑफ टी एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा। आपको तो निकालना है एम नॉट, इसको इधर शिफ्ट, इस टी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो और डिवाइड कर दो, तो जो भी आपको चाहिए वो आपका शो हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं नेट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम नेट। सो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका CSIR नेट में आया हुआ था। रिलेटिविस्टिक फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, ठीक है। सो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपको गिवन है यहाँ पे, F इज इक्वल टू MC अपॉन अंडर, ऑप्शन नंबर बी है F इज इक्वल टू M अंडर। इस वाले एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, जो डायनेमिक्स है ना, रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स। तो रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स वाले पार्ट से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ होते नहीं है, 2-3 ही फॉर्मूला हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी सब तो ईजी है। फॉर्मूले अप्लाई करो और आंसर लाओ। सो F इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, सो इसमें भी आपको प्रूफ करना है तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी सा काम है इसमें प्रूफ करना। आप सिंपली न्यूटन्स लॉ निकालना है आपको। न्यूटन्स लॉ क्या होता है, न्यूटन्स लॉ होता है F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्या होता है। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एम वी, एम वी मतलब कि एम वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, अब रेस्ट मास तो कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कांस्टेंट रहती है, तो चेंज होता है v। तो यहाँ पे m नोट को तो बाहर निकाल लो, v को चेंज कर दो t के रेस्पेक्ट में। तो जब हम v को चेंज करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा dv अपॉन dt और 1 अपॉन अंडरवुड 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, ये तो कांस्टेंट रहेगा, फिर माइनस, अब ये v कांस्टेंट रहेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर 3/2 और 0 माइनस ट्वाइस ऑफ वी अपॉन सी स्क्वायर। बस डिफरेंशिएट कर दो, v को डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में। अब एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो। सो कुछ नहीं मिलेगा आपको, एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो तो कितना बच जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड सिंपली डी अपॉन डी टी। तो कुछ नहीं करना आपको, बस एलसीएम लेके सॉल्व करना है। सो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इजीली ये आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, और ऑप्शंस मैच कर लो अगर आ रहा है तो ऑप्शंस मैच करो। कहीं भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो ऑप्शन मैच करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करवाएंगे इसको अलग अलग कर लो, एम नोड अंडर 1 माइनस, ठीक है, 1 अपॉन ये तो होता है मूविंग मास, दैट इज इफेक्टिव मास, तो ये हो जाएगा m, यहाँ से एलसीएम ले लो सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा अपॉन एलसीएम के बाद में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और डी वी अपॉन डी टी। आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, एम सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है।
ठीक है ना, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी है। सुना, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सो देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 9। लेट V, P and E, let V, P and E denotes the speed momentum, denotes मतलब V तो स्पीड को डिनोट कर रहा है, P जो है वो मोमेंटम को डिनोट कर रहा है, और E जो है वो एनर्जी को डिनोट कर रहा है। ऑफ फ्री पार्टिकल, ऑफ फ्री पार्टिकल। ठीक है, नाउ ऑफ रेस्ट मास m, ऑफ रेस्ट मास m। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ईच करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा होगा? देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको चेक करना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो है आपका P इज इक्वल टू mv। ऑप्शन नंबर बी है, देखो P इज इक्वल टू mv तो करेक्ट होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होता है वो इस तरह से काम नहीं करता, क्योंकि m उसने रेस्ट मास दिया हुआ है। ये गहन अध्ययन वाली बात है कि जो m है वो रेस्ट मास है। जनरली हम लोग m को इफेक्टिव मास मानते हैं ना, मूविंग मास, बट यहाँ पे उसने m दिया हुआ है रेस्ट मास। बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपको गिवन है de अपॉन dt इज इक्वल टू, ये भी इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो एनर्जी होता है ना वो मूविंग मास पर डिपेंड करता है mc स्क्वायर, जबकि यहाँ पर m रेस्ट मास है। तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे इसने दिए हुए ऐसे ऑप्शन है और आपको गिवन कुछ और है। सी ऑप्शन हो सकता है मे बी, बट हम लोग एक बार डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है v इज इक्वल टू सी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि ए और बी तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज ई स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस रेस्ट मास और C4। अब यहाँ पे आपको टी के रेस्पेक्ट में सॉरी पी के रेस्पेक्ट में करना है, मैंने ऑप्शन गलत दिया है, पी के रेस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू पी, सो डी ई अपॉन डी पी और ट्वाइस ऑफ ई। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी और सी स्क्वायर। ठीक है, सो यू कैन सिंपली राइट डी ई अपॉन डी पी, यहाँ से दो से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पी सी स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि मोमेंटम तो चेंजेबल है वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों चेंज होंगे, सीधी सी बात है, इसलिए तो कांस्टेंट रहेगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर 4 हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है। सो नाउ ऑप्शन नंबर 4 में अब होगा तो वही करेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने 3 ऑप्शन तो पहले करेक्ट इनकरेक्ट कर दिए, बट फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो P बराबर क्या होता है, एम बी, जहाँ पे m जो है उसका मूविंग मास होता है, सॉरी यहाँ पे उसने रेस्ट मास दिया हुआ है ना, तो रेस्ट मास होगा तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लो, तो स्क्वायर कर लेंगे तो पी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। सो आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट v अपॉन v इज इक्वल टू
सी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस, इसको एलसीएम ले लेना, काट पीट देना तो आराम से आ जाएगा ये। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सुनो क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, तो ये एक फेज खत्म हो जाएगा आपका रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स का, फिर इसका दूसरा फेज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो टू फोटॉन्स ईच हैव एनर्जी, टू फोटॉन्स each have energy, capital E collides at an angle theta, collides at an angle theta and create a particle of rest mass m node, of rest mass m node. What is the value of m node? So आपको क्या निकालना है, m नोड का वैल्यू फाइंड आउट करना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक फोटोन आ रहा है लाइक दिस, यहाँ से एक फोटोन आ रहा है, ये वर्टेक्स से जहाँ टकरा रहा है, ये दूसरा फोटोन आ रहा है और ये भी इस पर टकरा रहा है, ठीक है। इसका भी एनर्जी ई है और इसका भी एनर्जी ई है, दोनों फोटोन की एनर्जी ई है, ठीक है। मोमेंटम की अगर बात करूँ तो ये इस तरफ से आ रहा है, तो इसका मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन सी। फोटोन का मोमेंटम तो ये होता है ना, और इसका मोमेंटम भी यहाँ जाएगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन सी। ये दोनों जो फोटोन हैं ये थीटा एंगल पर टकरा रहे हैं लाइक दिस, तो ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का, ये जो एंगल होगा इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, है ना। या फिर एक और काम करते हैं, ये वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 इसलिए हो जाएगा बिकॉज इनके कोलिजन से बनने वाला पार्टिकल है वो सीधा एक्स पे जा रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। उसने दिया हुआ नहीं है बट इजी कैलकुलेशन के लिए मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से परफेक्टली x डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब उसका मोमेंटम उसका x में ही है, उसका रेस्ट मास m नॉट है, उसका इफेक्टिव मास m है, मतलब मूविंग मास उसका m है और वो परफेक्टली x में जा रहा है, ठीक है। सो जब एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगाएंगे, सो फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन पहला वाला इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, दूसरा वाला फोटोन का मोमेंटम बराबर जो कंबाइंड पार्टिकल है उसका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, mc²। दैट मींस यू कैन से दैट ट्वाइस ऑफ E इज इक्वल टू हो जाएगा mc², मतलब m नॉट c² अपॉन 100 1 माइनस v² अपॉन c², ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारी काम में आ सकती है यहाँ पे बाद में, ठीक है। सो ये अगर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं तो इसका यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगा y डायरेक्शन में, वो हो जाएगा p साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मोमेंटम, इधर हो जाएगा p साइन थीटा। बट अगर मैंने x में लिया मोमेंटम तो दोनों का मोमेंटम x में ही जाएगा, p कोस थीटा और p कोस थीटा। तो हमें तो कोलिजन से पहले मोमेंटम देखना है इन द x डायरेक्शन। सो दोनों का मोमेंटम कोलिजन से पहले x में कितना है, इसका मोमेंटम कितना है p कोस थीटा, दूसरे वाले का मोमेंटम भी कितना है p कोस थीटा इन द x डायरेक्शन। x में क्यों लेंगे हम लोग, देखो पहले वाले का मोमेंटम इन द x डायरेक्शन प्लस दूसरे वाले का मोमेंटम इन द x डायरेक्शन बराबर आफ्टर द कोलिजन जो कोलाइडिंग पार्टिकल है उसका मोमेंटम भी x में ही है तो वो भी x में ही है, तो m भी x में ही है। अदरवाइज y के अंदर क्या हो जाएगा, मोमेंटम 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मोमेंटम अगर हम लोग देखें ये भी y में जाएगा और इसका मोमेंटम अगर हम लोग देखें तब भी वो, तो y में तो हमें चेक करना ही नहीं है बिकॉज आफ्टर कोलिजन y में कुछ मोमेंटम है ही नहीं, तो x में आप लोग चेक करो तो दोनों का सेम मोमेंटम है E अपॉन सी और कोस थीटा इज इक्वल टू mv। इक्वेशन नंबर 3,
अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 3 का इक्वेशन नंबर 1 में, सो अगर हम लोग 3 का 1 में डिवाइड करते हैं, सो इजीली यू विल गेट v इज इक्वल टू c cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, c cos थीटा बाई 2। इक्वेशन नंबर हम लोगों ने 1 को और 3 को सोल्व किया, यहाँ से निकल जाएगा। सुना, अब यही वैल्यू को हम लोग अगर इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं और 4 से वैल्यू हम लोग 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है, सिंपली 4 से वैल्यू आप लोग 2 के अंदर पुट कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एम नोड आपको निकालना है। तो यहाँ पे ये मैं इक्वेशन नंबर 2 आपको शो कर दे रहा, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई इज जस्ट इक्वल टू एम नोट सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे सी स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, वो होता है साइन स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। दैट मीन्स यू कैन, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 में काम करता हूँ 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 लिखता हूँ। आंसर इसी फॉर्म में आपको ऑप्शन में, अब वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शंस आपको कोस की फॉर्म में गिवन है कि साइन की फॉर्म में गिवन है। जो मेरे पास आंसर है, जो ऑप्शंस थे उसमें कोस की फॉर्म में आंसर गिवन है, अदरवाइज मैं इसको साइन में भी चेंज कर सकता था। तो ऑब्वियसली बात है, कोस थीटा होता है 1 माइनस 2 सॉरी कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 ये होता है। सो इस वाले फॉर्मूले से मैंने क्या लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला कन्वर्ट कर दिया, बस इसको हम लोग एलसीएम ले लो तो यहाँ पर मास आ जाएगा आपके पास में। सो ये कितना हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू, एलसीएम ले लो, 2 माइनस 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई विद द ट्वाइस ऑफ ई, ठीक है। सो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, तो वो अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 बच जाएगा ऊपर की तरफ। सो अंडर रूट 2, ये ई तो बाहर ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो दिस इज द एम नॉट सी स्क्वायर, इस सी स्क्वायर का डिवाइड कर दोगे तो एम नॉट निकल जाएगा आराम से। रेस्ट मास आपको निकालना था, तो रेस्ट मास भी इजीली आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से रेस्ट मास निकल जाएगा ई अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 2 1 माइनस कोस थीटा। सो ये हमारे पास इजी क्वेश्चन था, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में भी आया था। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका जो नेक्स्ट में करवा रहा हूँ। इसमें ऐसा था कि एम मास का एक पार्टिकल था, वो 2 पार्टिकल में स्प्लिट हो रहा था लाइक दिस, ठीक है। एक पार्टिकल गया 45 के एंगल पे, दूसरा पार्टिकल गया 60 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, ये गेट में आया था क्वेश्चन। इसका जो एनर्जी है वो है 0 पॉइंट सॉरी इसका एनर्जी है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका एनर्जी है 0.82 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं एक नाम देता हूँ E1, इसको नाम दो E2, ठीक है। सो फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन, अब एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसका रेस्ट मास तो m दिया हुआ है आपको, तो एनर्जी कंजर्वेशन तो ये बोलता है कि बिफोर द कोलिजन एनर्जी बराबर क्या होता है आफ्टर द कोलिजन। अब बिफोर द कोलिजन मूविंग मास, इफेक्टिव मास उसका m डैश मान लेते हैं हम लोग, तो m डैश सी स्क्वायर। आफ्टर द कोलिजन दोनों एनर्जी को आप लोग ऐड कर दो, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एनर्जी है, तो इसमें कितना हो जाएगा 1.82 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मोमेंटम अप्लाई करते हैं तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो x में है, ठीक है, जो भी अपन ने ऊपर किया था वैसे करना है आपको। तो इनिशियल मोमेंटम आपका x में है, और फाइनल मोमेंटम का भी x कॉम्पोनेंट ले लेते हैं। सो E अपॉन सी, दैट मीन्स इसका एनर्जी कितना है 1 कोस
45 डिग्री, ये एक्स में निकाला मैंने कंपोनेंट, अपॉन सी और माइनस का माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये मोमेंटम इधर है, ये मोमेंटम इधर है, तो दोनों का एक्स में इधर हो जाएगा, एक सेम डायरेक्शन में हो जाएगा मोमेंटम। सो ये एनर्जी इसका 0.82 है और इसका जो है कोस 60 डिग्री अपॉन सी। सो यहाँ पे इसको हम जब सोल्व करेंगे, कोस 45 और कोस 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो एम डैश वी इक्वल टू जाएगा 1.117 अपॉन सी गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को डिवाइड कर दें, 2 में से 1 को डिवाइड कर दो ताकि वैल्यू निकल जाएगी एम डैश वी अपॉन एम डैश सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.117 अपॉन सी 1.82, ठीक है। गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कट जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे इस सी से ये एक सी भी कट जाएगा, तो यहाँ पर v कितना बच जाएगा हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन, ये एम डैश से एम डैश कट जाएगा तो बचेगा कितना 0.613 दिस द वेलोसिटी, ठीक है ना। ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से आपका इनिशियल पार्टिकल आ रहा था, ठीक है ना, मतलब कोलिजन से पहले, ब्रेकिंग से पहले ना। अब हमें क्या करना है कि इसका इफेक्टिव मास निकालना है, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लेते हैं एक बार। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट हियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 1.82 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। एम डैश लिखा हुआ है तो इसका रेस्ट मास m है अपॉन अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। v आप लोगों ने निकाल ही लिया यहाँ से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेस्ट मास निकल जाएगा 1.82 अपॉन सी स्क्वायर अंडर और 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर 0.613 सी का होल स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन तो इसका वही होगा, ये जो 1.822 है ये गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यहाँ पे लिख दो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट रेस्ट मास 1.13 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। सो दिस इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो ये उसका रेस्ट मास होगा और यही आपसे पूछा हुआ था कि जो आने वाला पार्टिकल है उसका रेस्ट मास क्या होगा। ऐसे आप लोग मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन लगा के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक फेज हो चुका है इसका, अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। अब ये रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स का सेकंड फेज हम लोग कल पढ़ेंगे और कल हमारा स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का काम खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग लास्ट ईयर्स के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब जेस्ट के, गेट के और बाकी एग्जामों के क्वेश्चन लोग करेंगे, जेस्ट, गेट और नेट के क्वेश्चन हम लोग कल के बाद करेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें ताकि आप मैक्सिमम लोगों को ये जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा पाएँ, क्योंकि अनअकैडमी के ऊपर तो चार्जेस लगते हैं, वो भी बहुत लो कॉस्ट चार्जेस है, बट यूट्यूब के ऊपर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।